Hello everyone, welcome back to my channel Aviation Concepts by Om. I am Om Gautama, trainee pilot. So guys, today I welcome you in this video of VSI and the Mach meter as well. So guys, in this lecture we're gonna cover your two topics, VSI and Mach meter both in this single lecture only. And guys, I have already made videos on ASI and altimeter and basics of instrument. So I'm running this instrument series right now because we have exams this attempt only. So I hope you are studying very well for that. General navigation is covered. In radio, 40-50% radio is covered, and in instruments, I am trying to cover the instruments as well, so that you can score well in your exams of navigation. So let's study this topic, VSI and the Mach meter. यार देखो, इंस्ट्रूमेंट में ना मैंने क्या बोला था तुम्हें, इंस्ट्रूमेंट में मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि यार इंस्ट्रूमेंट में ना हम एक ही फंडा रखेंगे, दैट इज सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, यही फंडा रखना है हमें और यही फंडा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस, ये थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर आप इसकी ज़्यादा थ्योरी में घुसोगे तो आप उतने ही परेशान होंगे। ठीक है, जस्ट स्टिक टू वन सोर्स ओनली, ओके, एंड फॉलो दैट। सो लेट्स स्टडी दिस टॉपिक VSI। तो यार देखो, VSI क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। VSI मीन्स वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर। अब यार देखो, ये क्या बताता है, ये बताता है कि योर रेट ऑफ क्लाइंब और रेट ऑफ डिसेंट इंडिकेटर, इट इज ऑल्सो नोन एज RCDI, rate of climb or descent indicator, with how much rate you are climbing or with how much rate you are descending or you are flying a certain level. If your VSI is 0, if your rate of climb or rate of descent is 0, it means you are flying a certain level. Okay, so this is the thing about VSI क्या बताता है, रेट ऑफ क्लाइंब और रेट ऑफ डिसेंट। अब देखो होता कैसा ना, एक देखा होगा, दिस इज 0 एंड दिस इज 100 फीट पर मिनट, दिस इज, जस्ट अ सेकेंड, कुछ इंडिकेशंस अगर आपने फ्लाइंग करी तो थोड़ा बहुत देखा होगा, दिस इज 200, दिस इज 300, दिस इज 400, 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। ओके, एंड सिमिलरली एट द बिलो, 100, 200, 300, 400, दिस इज योर डिसेंट एंड दिस इज योर क्लाइंब। ठीक है, दिस इज द थिंग। एंड अब देखो ये वर्क कैसे करता है, विच इज़ बेसिकली जो हम पढ़ते आ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स में कि इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है, व्हाट इट नीड्स। इट वर्क्स सोलली ऑन स्टैटिक सोर्स, इट डज नॉट रिक्वायर एनी डायनेमिक सोर्स। तो देखो, जब भी ये बात बोल देना कोई कि स्टैटिक सोर्स से ही इसको फर्क पड़ता है, तो एक बात और अपने माइंड में सेट कर लो कि अगर P2 ब्लॉकेज होता है तो इस इंस्ट्रूमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट वर्क्स ओनली एंड ओनली ऑन स्टैटिक सोर्स। तो एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया कि अगर P2 ब्लॉकेज हो भी जाएगा देन VSI इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल, इट वर्क्स ओनली एंड ओनली ऑन स्टैटिक सोर्स, एंड दैट स्टैटिक सोर्स मे बी योर स्टैटिक हेड और मे बी योर स्टैटिक वेंट। तो देखो ये इंस्ट्रूमेंट ना बहुत स्मार्टली डिजाइन किया गया है। अब देखो इसने क्या बोला, इसको क्या दिखाना है, रेट ऑफ क्लाइंब या फिर रेट ऑफ डिसेंट। तो देखो इसने बोला कि यार देखो मैं ना स्टैटिक प्रेशर ही मेजर करूंगा, मैं स्टैटिक प्रेशर ही मेजर करूंगा। अब देखो स्टैटिक प्रेशर में ना अब होता क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सपोज there's a capsule, I'm not drawing the perfect diagram, there's a capsule, okay, and in that capsule your actual static pressure is coming। ठीक है, your actual static pressure, the pressure at right now। ठीक है, सपोज यू आर क्लाइंबिंग, जब आप क्लाइंब करते हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप क्लाइंब करते हो आपका प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूसली एक्चुअल स्टैटिक प्रेशर आ रहा है, एक्चुअल वन। ठीक है, और इसको जिसने भी डिज़ाइन किया वो बंदा इतना स्मार्ट था, उसने बोला कि यार देखो मैंने केस भी बना दिया, देयर्स अ केस, दिस इज योर कैप्सूल एंड दिस दिस इज योर केस। ठीक है, अब उसने क्या करा, केस में कुछ यूनिट लगा दी एंड दैट यूनिट इज नथिंग बट इट्स जस्ट योर रेस्ट्रिक्टर चोक। अब इन रेस्ट्रिक्टर चोक्स का काम क्या है, रेस्ट्रिक्टर चोक्स का काम ये है कि देखो एक्चुअल स्टैटिक प्रेशर तो यहाँ जा रहा है। अब उस बंदे ने ये दिमाग लगाया, उसने बोला यार देखो स्टैटिक प्रेशर तो मुझे मिल ही रहा है अभी, लेकिन मैं केस में कुछ ऐसा स्टैटिक प्रेशर भेजूं जो थोड़ा 4-5 सेकंड पहले का हो, ताकि मुझे पता पड़ जाए
either I am climbing or I am descending. ठीक है, तो इन restricted choke ने क्या किया, they restrict the static pressure to come inside, so there's a delay of 4 to 5 seconds. ठीक है, कुछ 4-5 सेकंड का डिले होता है, तो उस डिले की वजह से there's a slightly less or more pressure depending whether you are climbing or descending. ठीक है, these two pressure are not same. in short अगर मैं बोलूं कि कैप्सूल में जो प्रेशर है which is pressure just now, but the in your case the pressure in your case is pressure of moments ago, कुछ मोमेंट पहले का, मतलब जस्ट 3-4 सेकेंड 4-5 सेकेंड्स. ओके, सो कुछ मोमेंट पहले का जो प्रेशर है दैट इज इन योर केस. अब देखो होता क्या है, लेट्स सपोज यू आर क्लाइंबिंग, लेट्स टेक अ केस ऑफ क्लाइंबिंग. ठीक, दिस इज योर केस, आई एम नॉट ड्राइंग द प्रॉपर डायग्राम, आई एम सेइंग अगेन. सो दिस इज योर कैप्सूल. ठीक है, इस कैप्सूल में सोच लो कि अभी आप क्लाइंब कर रहे हो. ठीक है, यू आर क्लाइंबिंग, हम क्लाइंब का केस डिस्कस कर रहे हैं, वी आर क्लाइंबिंग. तो देखो आप क्लाइंब करते हो, मैंने क्या बोला, प्रेशर डिक्रीज होता है. सो लेट द वैल्यू इज एक्स, उस प्रेशर की वैल्यू एक्स है कुछ. ठीक है, अब देखो इधर एक मैंने क्या बताया था, रेस्ट्रिक्टर चोक्स है, इधर से भी कुछ एक स्टैटिक प्रेशर ही आ रहा है, आ स्टैटिक रहा है, देयर इज नो डायनामिक एट ऑल, इट इज स्टैटिक ओनली. सो यहाँ से भी एक स्टैटिक प्रेशर आ रहा है. अब देखो स्टैटिक प्रेशर आ रहा है अगर यहाँ से, बट मैंने क्या बोला, जो केस में आता है दैट इज 4-5 सेकेंड्स अर्लियर. तो देखो जब आप क्लाइम करते हो ना, तो आपके जो नीचे वाले लेवल का प्रेशर है दैट इज स्लाइटली हायर देन द प्रेशर अबव. ठीक है, आपके लोअर लेवल का जो प्रेशर है दैट इज स्लाइटली हायर देन एज कंपेयर टू योर प्रेजेंट पोजिशन. तो इसमें जो प्रेशर आएगा, अब एक चीज बताना, इसमें जो प्रेशर आएगा, कैन आई से दैट इट इज x प्लस सम वैल्यू x+1, लेट इट बी x+1. आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल, आई एम नॉट ट्रू, आई नो, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि इससे यहाँ पर जो प्रेशर आया उससे तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो ऐसा है, आप क्लाइम कर रहे थे, जब आप क्लाइम कर रहे हो तो आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वो तो आपने स्टैटिक प्रेशर में आप ले ही रहे हो, आप अपने कैप्सूल में ले ही रहे हो, बट आपके जो केस में कौन सा आ रहा है, केस में आ रहा है आपका 4-5 सेकंड पहले वाला प्रेशर. तो 4-5 सेकंड पहले वाला जो प्रेशर है उसकी वैल्यू थोड़ी सी तो ज़्यादा होगी. सो अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो देखो अब आप बताओ, ये बाहर वाली चीज़ की वैल्यू इज़ मोर और अंदर वाली चीज़ की वैल्यू इज स्लाइटली लेस. तो ये जो कैप्सूल है, दिस कैप्सूल विल कॉन्ट्रैक्ट. if this capsule will contract, then this contraction will give me the indication in the cockpit that I am climbing. समझ गए? दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ एन VSI. बहुत सिंपली है, बस ये याद रखना है, एक रेस्ट्रिक्टर चोक की असेंबली लगाई है हमने टू इंटेंशनली डिले द प्रेशर. ठीक है, ताकि वी कैन नो द प्रेशर डिफरेंस. बाय नोइंग दैट प्रेशर डिफरेंस वी कैन कैलकुलेट ईदर आई एम क्लाइंबिंग और ईदर आई एम डिसेंडिंग और बाय विथ हाउ मच रेट. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. I hope you understand the working of your VSI. Let's discuss the theory. Theory में क्या लिखा? It says VSI displays rate of climb or descent. Instrument senses rate of change by static by comparing the present static pressure with the static pressure measured 4-6 seconds earlier, which we have also discussed. VSI can also be known as RCDI, rate of climb or descent indicator. Construction in level flight. अब देखो level flight में तो क्या है, कोई change हो ही नहीं रहा. The pressure on each side of the choke are same. During a climb or descent, air fed to the choke immediately responds to the change of atmospheric pressure, but the choke transmits the change at lower rate. देखो ये choke है ना, restrictor choke, it also measures the change but slightly at lower rate, and that is intentional. That is not a drawback. That is intentional. So it looks like this. Its assembly look like this, decreasing static pressure slightly. Yeah, it's the case of climb. A capsule with an airtight case is fed with a static pressure. एक capsule में आपने static pressure डाल रहे हो आप. And the case, there's a capsule and there's a case. In the case is also fed with static pressure. It is also fed with static pressure only, but through a restricted choke. Thus, if the static pressure is changed, the pressure surrounding the capsule changes at a slower rate than that within the capsule. क्योंकि देखो जो केस में जो प्रेशर का रेट है दैट इज स्लाइटली स्लोअर, हमने वो स्लो इंटेंशनली किया. ठीक है, सो इन शॉर्ट कैप्सूल में जो प्रेशर है वो अभी का प्रेशर है,
और जो आपका केस में जो प्रेशर आ रहा है, इट इज स्लाइटली मोमेंट्स अगो. This is by this you can know either you are climbing or descending or you are flying certain level. This also we have discussed. ठीक है. अब देखो, अब बात ये आती है कि यार हमने बोल तो दिया कि इसको प्रेशर चेंज मेजर करना है, लेकिन आपने अगर पढ़ा होगा जैसे हायर ऑल्टीट्यूड्स पे क्या होता है ना, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे वी ऑल नो molecules are far from each other, molecules are far from each other. तो molecules अगर दूर हैं तो जो 1 हेक्टोपास्कल की प्रेशर कम होने की टेंडेंसी है एक पर्टिकुलर फीट्स में, दैट विल आल्सो हैव इफेक्ट्स क्योंकि मॉलिक्यूल से दूर दूर है. तो देखो आपने पढ़ा होगा कि एट हायर ऑल्टीट्यूड्स योर प्रेशर ग्रेडियंट, योर प्रेशर ग्रेडियंट चेंज इन प्रेशर इज स्लाइटली स्लो, क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड्स पे मॉलिक्यूल से फार फ्रॉम ईच अदर, तो प्रेशर भी स्लोली स्लोली डिक्रीज होता है एज कम्पेयर टू द लोअर लेवल्स. ठीक है. तो अब ये भी एक प्रॉब्लम है यार. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एंड दैट सॉल्यूशन इज योर डीजीसी एग्जाम क्वेश्चन. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने एक चीज डिजाइन करी विच इज नोन एज ऑरिफिस. दिस ऑरिफिस विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. ठीक है. अब ये क्या है क्यों है फर्क नहीं पड़ता हमें. ठीक है. क्यों का रीजन तो हमें पता है इसलिए है, बट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन में ये आएगा एग्जाम में ऑरिफिस. सो रिमेंबर दिस ऑरिफिस. ठीक है. कैपिलरी प्लस ऑरिफिस स्पेशल, क्योंकि देखो हमने क्या करा, बस उस रेस्ट्रिक्टर चोक जो थी ना हमारी उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, एंड दैट मॉडिफिकेशन इज नोन एज अ कैपिलरी प्लस ऑरिफिस. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन है आपका डीजीसी का, and reason we have discussed already. This combination ensures the VSI gives a nearly constant and accurate feet per minute reading regardless of altitude. अब देखो एरर क्या होते हैं, चाहे तुम कितना भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना लो भाई, एरर तो हमेशा होंगे. और VSI के साथ एक सबसे बड़ा एरर होता है विच इज योर टाइम लैग एरर. ठीक है. विच इज योर टाइम लैग एरर. अब यार आप पूछोगे मुझसे कि यार भाई अभी तो तूने बोला कि लेग तो इंटेंशनल था, वो था, इतना सारा ज्ञान दिया तूने, फालतू का ज्ञान दिया. नहीं भाई फालतू का ज्ञान नहीं था, ज्ञान काम का था, और वही रीज़न है. अब देखो टाइम लैग एरर क्या है. अब आप बोलोगे यार लैग तो हमारा इंटेंशनल था, तो अब टाइम लैग तो एरर हुआ ही कैसे. यार देखो किसी भी चीज़ की वो बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है. तो एक लिमिट मैंने सेट कर दी कि इतना ही लैग होना चाहिए. मैंने वो सपोज लिमिट सेट कर दी कि 4-5 सेकेंड्स के लैग होना चाहिए था, बट सपोज जब उसका लैग है 10 सेकेंड का, 15 सेकेंड का, तो वो तो मेरे लिए प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मुझे इंडिकेशंस बहुत बाद में आ रही हैं. ठीक है. सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो टाइम लैग इज द बिगेस्ट एरर ऑफ दिस VSI. एंड अगेन दीज आर द कॉमन एरर्स विच इज इंस्ट्रूमेंट एरर. इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होता है, ड्यू मैन्युफैक्चरिंग इम्परफेक्शंस. अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग में कोई गलती हो गई, सो दैट विल ऑल्सो कॉज द एरर. And position error or pressure error, we have discussed what is position error or pressure error in the previous videos, and it will cause mostly, it affects while your takeoff acceleration, takeoff run only. ठीक है. That time there's a frequent position error. And maneuver induced error again change in angle of attack की वजह से होता है, change in airflow की वजह से होता है. Time lag, the pointer takes a few seconds to steady because of the time taken to build up steady. There will also be a time lag on leveling out because of this time taken for the pressure to equalize, क्योंकि pressure को equalize होने में time लग जाता है. So that is the error. ठीक है. This error is most noticeable after a prolonged climb or descent, especially at higher rate. ठीक है. अगर आप continuously climb कर रहे हो 700-800 फीट पर मिनट से climb कर रहे हो और continuously बहुत लंबे टाइम तक, so that error is a major, that is a frequent. Okay. अब देखो एनी ब्लॉकेज ऑफ स्टैटिक लाइन और वेंट विल कॉज नीडल टू जीरो. अगर कुछ भी ब्लॉकेज या लीक वगैरह कुछ भी होता है स्टैटिक लाइन में, सो ये सीधा जीरो पर लाकर खड़ा कर देगा. अब यार देखो इस टाइम लैग जो मैंने जो बताया आपको कि टाइम लैग तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस VSI. अब इस IVSI में क्या एक्स्ट्रा है, इस IVSI में एक एक्स्ट्रा है विच इज़ योर एक्सीलरोमीटर यूनिट. एक यूनिट लगाई गई जो आपका टाइम लैग को सॉर्ट आउट करती है, टाइम लैग के इशू को सॉर्ट करती है, विच इज़ योर एक्सीलरोमीटर यूनिट. एंड इसको हम बोलते हैं डैशपॉट असेंबली एज वेल. इसको हम बोलते हैं डैशपॉट असेंबली एज वेल. ठीक है. सो रिमेंबर दिस एक्सीलरोमीटर यूनिट एंड डैशपॉट असेंबली.
ये क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन कि IVSI में ऐसा स्पेशल क्या था, which is your accelerometer unit and dashboard assembly. And don't worry guys, I'll cover the questions as well in this lecture only. To overcome the problem of lag, IVSI incorporates an accelerometer unit, sometimes called a dashboard or dynamic vane, which responds quickly to a change of altitude. ठीक है. Because of the sensitivity of dashboard assembly, the instrument tends to overreact. अब देखो sensitivity इसकी बढ़ाई होगी obviously. अगर अब sensitivity बढ़ाई है ना, तो अब इसकी प्रॉब्लम कहाँ आएगी? इसकी प्रॉब्लम आएगी during turbulent flying conditions, and that small fluctuation should be ignored at that time. And yes, during steep turns, your IVSI tends to indicate a climb. This is also a question. ठीक है, एंड ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. और एक ये एक्सीलरोमीटर यूनिट और ये डैशबोर्ड, दीज टू आर आल्सो द क्वेश्चंस. ठीक है. अब देखो ये सर्विसिबिलिटी चेक से भी क्वेश्चन आता है यहाँ से कि देखो इसको हम चेक कैसे करते हैं. आइडियली योर VSI शुड बी जीरो ऑन ग्राउंड, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है आप क्लाइम डिसेंट तो कर नहीं रहे ऑन ग्राउंड पे, तो इट शुड शो जीरो. बट देयर्स अ लिमिट, एक इसकी भी लिमिट सेट कर दी गई है. इफ यू आर फ्लाइंग बिटवीन अ टेम्परेचर -20°C to +50°C, then within this temperature, if on ground your VSI is showing ±200 feet per minute, then you can go. Okay, you are good to go for flight. But if your conditions are severe than this, okay, then you have a margin till 300 feet per minute. Okay, so these two are also the DGC exam questions आते हैं ऐसे. ठीक है. Now यार let's discuss the questions of VSI, then we'll discuss your Mach meter. That is also interesting. अब यार क्वेश्चंस की बात आ रही है. चेंज ऑफ टेम्परेचर एज एन एयरक्राफ्ट क्लाइंब और डिसेंट विल अफेक्ट. अब देखो चेंज ऑफ टेम्परेचर एज एन एयरक्राफ्ट क्लाइंब और डिसेंट, ये वाली बात हो रही है. ठीक है, टेम्परेचर वाली बात हो रही है. Will affect VSI reading whenever temperature labs here differs from standard conditions. Nothing like that. Compensated at the metering unit by means of capillary and orifice. Yes, we have already compensated for that by using the capillary and orifice. Permissible limits of accuracy, वही जो भी हमने डिस्कस किया था ऊपर. And tell me the answer of this question in the comment section. Very easy. अभी just डिस्कस किया 15 सेकंड पहले. In IVSI leg error. In IVSI leg error. अब देखो क्या होता है आपका leg error, which is your leg error. ओवरकम कैसे किया हमने उसको? बाय यूजिंग अ एक्सीलरोमीटर यूनिट और बाय यूजिंग अ स्पेशल डैशबोर्ड असेंबली. बाय यूजिंग अ स्पेशल डैशबोर्ड एक्सीलरोमीटर असेंबली. सो इट्स आंसर इज ब्रावो. वेरी सिंपल. When entering a steep turn, an IVSI is likely to show a climb. We have discussed that. देखो सारे क्वेश्चंस ना नोट्स में से आते हैं, बस थोड़ा बहुत घुमाएंगे अगर तो just use this. Okay. If a static vent becomes blocked during a climb, अब देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर स्टैटिक वेंट ब्लॉक हो जाता है ड्यूरिंग अ क्लाइंब, क्लाइंब के टाइम पे आपका स्टैटिक वेंट ब्लॉक हो रहा है, तो क्या होगा? VSI विल रिटर्न टू जीरो. अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ब्लॉकेज होती है स्टैटिक लाइन में, देन योर VSI विल कम टू जीरो, सो इट विल रिटर्न टू जीरो. इन कंडीशंस ऑफ क्लियर एयर टर्बुलेंस, अब देखो कैट के टाइम पे विच इज अ क्लियर एयर टर्बुलेंस, टर्बुलेंट फ्लाइंग कंडीशंस में और IVSI इज मोर सेंसिटिव. सो इट्स आंसर इज ब्रावो. VSI indications may be in error for some seconds after starting or finishing a climb or descent. The error is a result of, एक तो टाइम लैग एरर होता है और एक क्लाइंब डिसेंट की बात हो रही है ना. देखो क्लाइंब डिसेंट में आता है आपका मैन्योवर इंड्यूस्ड एरर. मैन्योवर इंड्यूस्ड एरर क्यों आता है? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन एंगल ऑफ अटैक, चेंज इन एयर फ्लो. सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम लैग एंड मैन्योवर इंड्यूस्ड एरर इज अल्फा. IVSI indicates increasing rate of descent by moving upwards. Okay. VSI lag is reduced by using a dashboard assembly. So alpha. During taxiing VSI shows 100 feet. अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना. 100 फीट शो कर रहा है. अब मैंने क्या बोला था यार, +-200 फीट इन -20 टू +50 एंड मोर देन दिस +-300 का आपके पास मार्जिन होता है. अगर आपके पास 100 फीट दिखा रहे हैं तो यार कम है, उस लिमिट के अंदर है. यू कैन कंटिन्यू विद योर फ्लाइंग. सो कंटिन्यू विद फ्लाइट विद योर न्यू रेफरेंस. सो जस्ट मार्क दिस. ओके. इफ पीटो पाइप बिकम्स पार्टली ब्लॉक्ड, अब यार देखो कितना टफ क्वेश्चन आ गया. पीटो पाइप ब्लॉक हो गई भाई, VSI में क्या होगा? घंटा कुछ नहीं होगा VSI को. क्या हो जाएगा? पीटो से फर्क ही नहीं पड़ता हमें, हो जाए ब्लॉक. सो VSI will not be affected. If static pipe becomes partly blocked,
अब देखो स्टैटिक पाइप ब्लॉक हुआ है, अगेन इट विल बी वेरी वेरी लो, स्टैटिक पाइप ब्लॉक हो जाता है अनप्रेशराइज, स्पेशली अनप्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट में. सो either you are climb or descent, it is nearly to zero only. So VSI indication will be too low when climbing or descending. Okay. As an aircraft moves close to the ground during a landing, the VSI might, अगर आप लैंड करने आ रहे हो तो लैंडिंग के टाइम पे देखो, लैंडिंग के टाइम पे होता है ग्राउंड इफेक्ट, वहाँ पर बहुत सारे प्रेशर चेंजेस होते हैं एंड दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ टेक्निकल जनरल. तो मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा कि क्या प्रेशर चेंज होता है, बट देयर इज अ चेंज इन प्रेशर. एट दैट टाइम your VSI will become slightly inaccurate to your ground effect. So this is also nice question. And this question I don't think कि ये पेपर में पूछेंगे आपसे, क्योंकि प्रेशराइज एयरक्राफ्ट की बात हो रही है. पूछने को पूछ सकते हैं, वैसे कुछ है नहीं, ठीक है. इन केसिंग ऑफ अ VSI ना प्रेशराइज एयरक्राफ्ट, अब देखो प्रेशराइज एयरक्राफ्ट में आपको पता है देयर इज कैबिन ऑल्टीट्यूड एंड देयर इज अ वन विच इज़ देखो कैबिन ऑल्टीट्यूड का प्रेशर अलग होता है और जो बाहर प्रेशर होता है वो अलग होता है ऑब्वियसली, तभी आप कैबिन में अच्छे से बैठ पाते हो, यू कैन टेक एन ऑक्सीजन, ठीक है. सो उसमें क्या कह रही है VSI इंडिकेशन को क्या होगा. अब देखो बात आ रही है आपकी VSI इंडिकेशन की. देखो रियल में क्या होता है ना, कैबिन ऑल्टीट्यूड का जो प्रेशर है, कैबिन ऑल्टीट्यूड का प्रेशर इज स्लाइटली हायर, ठीक है. कैबिन ऑल्टीट्यूड का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि आउटसाइड प्रेशर इज लो. तो देखो एक होता है आपका कैप्सूल और एक होता है आपका केस, ठीक है. तो देखो अब इसने बोला है कि लीक हो गया है. अब लीक हुआ है तो योर स्टैटिक सोर्स स्टार्ट्स सेंसिंग योर कैबिन ऑल्टीट्यूड प्रेशर. और अभी मैंने बोला था कैबिन ऑल्टीट्यूड का प्रेशर क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है. और कैबिन ऑल्टीट्यूड का अगर प्रेशर ज़्यादा होगा देन इन योर केस द प्रेशर विच इज़ गोइंग इज स्लाइटली हायर. कैप्सूल में तो एक्चुअल प्रेशर आ रहा है तो विच इज़ लोअर. सो VSI इंडिकेशन विल बी टू हाई व्हेन क्लाइंबिंग एंड टू लो व्हेन डिसेंडिंग. और ये क्या बोल रहा है, VSI इंडिकेशन विल बी टू लो व्हेन क्लाइंबिंग एंड टू हाई व्हेन डिसेंडिंग. देखो ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं है क्योंकि कैबिन ऑल्टीट्यूड का, तो योर कंफ्यूजन इज बिटवीन दीज टू. एंड गाइस यहाँ पर है ना, मैं आपको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया और ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस भी किया ऊपर. सो जस्ट यूज योर ब्रेन एंड टेल मी द आंसर बिटवीन दीज टू ऑप्शंस ओनली, ठीक है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू. And if you say, I'll make a short video for this question especially and explain you the fact there. But I'll ask you कि tell me the answer in the comment section for this and with a proper concept. ठीक है. गूगल यूज़ मत करना, चैट जीपीटी यूज़ मत करना, ठीक है. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर VSI. नाउ वी आर डिस्कसिंग अ मैक मीटर. अब देखो मैक मीटर भी ना अपने आप में बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है. दिस इज़ वेरी क्रूशियल, बहुत क्रूशियल है. आई टेल यू क्रूशियल क्यों है. अब देखो मैक मीटर इज समथिंग विच इज लिंक विद योर स्पीड इंडिकेटर. एक सिंपल सी चीज़ है तो स्पीड, इट इज जस्ट अ स्पीड इंडिकेटर, ठीक है. अब यार देखो जब आप हाई स्पीड फ्लाइट करते हो ना तभी आपको मैक मीटर का कंसर्न होता है, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर वेरी क्लोज टू द लोकल स्पीड ऑफ साउंड. तो इन हाई स्पीड एयरक्राफ्ट मैक मीटर इज एन एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट. क्योंकि देखो अगर आपका एयरक्राफ्ट अप्रोच करता है लोकल स्पीड ऑफ साउंड को, देन द consequences by approaching closer to the local speed of sound will be very severe. So as an aircraft approaches the local speed of sound, the airflow over some parts of the fuselage or wings may be accelerated up to speed of sound and a shock wave will form. That will lead to the formation of a shock wave. तो वो shock wave क्या करती है? That shock wave will obviously increase the drag, it will decrease your lift and that will buffeting होगी, continuous buffeting. और आपका लॉस ऑफ कंट्रोल, इट विल मे लीड टू लॉस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल इफेक्टिवनेस हो गई, ठीक है, रिडक्शन इन कंट्रोल इफेक्टिवनेस. एंड देयर समथिंग नोन एज अ मैक, इट विल लीड टू आल्सो मैक. अब देखो मैक तक क्या होता है, जस्ट अ सेकंड. मैक, देखो मैक तक ना कुछ नहीं होती होता है बहुत खतरनाक होता है ये. मैक तक इज समथिंग कि इट विल सडनली पिच यू डाउन, आपका सडन पिच डाउन हो जाएगा एयरक्राफ्ट. एंड इन दैट केस योर trim will also be ineffective. So I hope
यू अंडरस्टैंडिंग द क्रूशलनेस ऑफ दिस मैक नंबर, ठीक है। तो इसलिए यार ये क्रूशल है, तो इसलिए हम थोड़ा सा दूर रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक लिमिट सेट कर दिया। हर एयरक्राफ्ट की एक अपनी अपनी लिमिट होती है कि उसकी, क्योंकि देखो हर एयरक्राफ्ट की ना टेस्ट फ्लाइट होती है, तो उनकी टेस्ट फ्लाइट में उनकी एक लिमिट्स टेस्ट करी जाती हैं। तो हर एयरक्राफ्ट में एक होता है MMO विच इज़ योर मैक नंबर, ठीक है, कि आपको इसको एक्सीड नहीं करना होता। जनरली आप इसको एक्सीड नहीं करते। दिस इज योर सेफ्टी नंबर कि हमें इसके ऊपर नहीं जाना यार, क्यों जाना फालतू में इसके ऊपर। दैट मे लीड टू this consequences: buffeting, loss of control, trim ineffectiveness, map pick. Okay, so this is a thing. This Mach number, this MMO is इसको बनाया इसलिए गया है to avoid the danger. Okay, so in order to avoid danger associated with high speed flight, with high speed Mach number, a limiting Mach number will be specified for each aircraft based on flight trials. This must not exceed, it is known as MMO. आपको इसको exceed नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यार ये है ना पूरा मैक मीटर जो है, इट इज कम्प्लीटली लिंक विद योर स्पीड ऑफ साउंड। अब स्पीड ऑफ साउंड से क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड है क्या, देखो there's a formula for speed of sound which is LSS. LSS is nothing but it is just your local speed of sound. So formula says it is 38.95 root of temperature is 5, okay, root of temperature, and this temperature should be in Kelvin, ठीक है। टेम्परेचर किसमें होना चाहिए, आपका केल्विन में होना चाहिए। सो ये चीज़ें काम की याद रखना, और अगर आपको वो नहीं पता हो, formula of Kelvin to Celsius which is K is equals to C plus 273, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, so can I say that speed of sound is directly proportional to the temperature? जितना ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा उतनी ज़्यादा मेरी LSS कम होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा लोकल स्पीड ऑफ साउंड होगा। तो यार देखो एक चीज़ बताओ मुझे, जब आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करते हो, व्हेन यू आर फ्लाइंग एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होगा तो आपकी लोकल स्पीड ऑफ साउंड भी थोड़ी सी कम होगी, because it is directly proportional to each other. So local speed of sound अगर कम है, अब local speed of sound अगर कम है, तो ये चीज़ डेंजरस है या नहीं है, ये बताओ पहले। डेंजरस है, क्योंकि now you are more prone to achieve this local speed of sound as compared to the if temperature is higher, ठीक है। तो अभी क्योंकि देखो स्पीड अगर कम होगी ना, लोकल स्पीड ऑफ साउंड, सपोज लेट्स डिस्कस केस एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, मैंने बोल दिया कि लोकल स्पीड ऑफ साउंड जस्ट टेक अ रैंडम नंबर विच इज 400 नॉट्स, ठीक है। मैंने बोल दिया 400 नॉट्स विच होती नहीं है, बता रहा हूँ जस्ट टेकिंग रैंडम नंबर कि 400 नॉट्स आपकी लोकल स्पीड ऑफ साउंड है। अब हायर ऑल्टीट्यूड्स पे आपकी क्रूजिंग स्पीड मान लो 320 नॉट्स है, ठीक है। बट ड्यू सम रीजन यू आर डूइंग हाई स्पीड फ्लाइट, सो यू आर क्रूजिंग एट 380, so now you are close to this local speed of sound. But similarly at lower altitudes this local speed of sound is 450 knots. Now again you are cruising at 380 knots only, so see there's a safety margin, but अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करते हो तो वो सेफ्टी मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड देयर्स अ फॉर्मूला फॉर मैक नंबर। बेसिकली देखो अगर मैं बताऊँ ना मैक नंबर है क्या, अब देखो अब काम की चीज़ें शुरू हो रही हैं मैक नंबर में, कि जो आपका मैक नंबर है ना, इट इज़ जस्ट अ रेशियो, सिंपली बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, डायनेमिक प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर का रेशियो है भाई। और देखो मैक नंबर कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन ASI विथ ऑल्टीट्यूड कैप्सूल। इसमें हमने एक ऑल्टीट्यूड का कैप्सूल अलग लगा दिया, बिकॉज ऑल्टीट्यूड से टेम्परेचर इफेक्ट होता है एंड दैट टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो मैक नंबर इज जस्ट अ रेशियो ऑफ डायनेमिक प्रेशर एंड स्टैटिक प्रेशर। अब डायनेमिक प्रेशर को आप कैलकुलेट कैसे करते हो, विच इज टोटल प्रेशर एंड स्टैटिक प्रेशर अपॉन स्टैटिक प्रेशर। सो अगर क्वेश्चन में एग्जाम आता है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई, थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी कम हो गई है मेरी ठीक है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ मैक नंबर, सो इट्स जस्ट अ रेशियो ऑफ डायनेमिक प्रेशर एंड स्टैटिक प्रेशर विच इज दिस, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला, देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर मैक नंबर, दिस इज ऑल्सो अ रेशियो फॉर TAS and LSS, and your TAS will remain TAS, ठीक है। LSS is 38.95 root of temperature and this temperature should be in kelvins, okay।
and this temperature is actual temperature, ambient temperature. Okay. सो यार देखो, इसकी वर्किंग में उतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह से दिखता है। बस आपके काम की चीज़ ये है कि एक होता है आपका एयर स्पीड का कैप्सूल एंड देयर्स अ कैप्सूल फॉर ऑल्टीमीटर। दो कैप्सूल हैं, वन फॉर एयर स्पीड एंड वन फॉर ऑल्टीमीटर। जो एयर स्पीड वाला कैप्सूल है दैट विल टेल यू द चेंज इन डायनेमिक प्रेशर, और जो ऑल्टीट्यूड वाला कैप्सूल है दैट विल गिव यू द फॉर स्टैटिक प्रेशर। ठीक है, दैट विल गिव यू रीडिंग्स फॉर स्टैटिक प्रेशर, चेंज इन स्टैटिक प्रेशर। ओके, so first capsule is an aneroid capsule, airspeed capsule, which will expand and contract as a result of changes in dynamic pressure. Second capsule is a sealed altimeter capsule, which will expand and contract as static pressure inside the instrument case changes. ठीक है, देखो मैक मीटर सफर्स फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट पोजिशन मैन्यूवर इंड्यूस एरर ओनली। देखो इसमें सिर्फ 3 एरर है, ये चीज़ याद रख लो। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मैक मीटर एक ऐसा है जिसमें सिर्फ 3 एरर है। इंस्ट्रूमेंट एरर विच इज़ वेरी कॉमन, पोजीशन एरर एंड मैन्यूवर इंड्यूस एरर। इसमें ना डेंसिटी एरर है, ना कंप्रेसिबिलिटी एरर है, ना आलतू फालतू के कोई एरर है, टाइम लैग वैम लैग कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला था आपको कि इट इज़ लिंक्ड विथ ASI, बिल्कुल सेम ASI जैसा ही है, बट इसमें हमने एक ऑल्टीट्यूड का कैप्सूल और लगा दिया है। ठीक है, सो अब इसकी ब्लॉकेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सेम आपको ये ध्यान है, पुट सॉर्ट हमने पढ़ा था ASI में, वी हैव डिस्कस दिस इन ASI, कि अगर मेरा P2 ब्लॉक होता है वाइल डिसेंडिंग देन दिस विल अंडर रीड, अगर मेरा स्टैटिक ब्लॉक होता है वाइल डिसेंडिंग देन दिस विल ओवर रीड। सो दैट सेम कॉन्सेप्ट विल गो दिस with this। ठीक है, with this मैक मीटर पुट सॉर्ट, रिमेंबर दिस, क्लाइंब के लिए ऑपोजिट। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस है ना आपके आते हैं इसके बेसिस पर कि क्लाइंब डिसेंड में क्या होगा इफ़ यू आर कीपिंग द कांस्टेंट मैक नंबर। देखो पहले मैं बता देता हूँ उसकी ट्रिक। ठीक है, कि उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सो देयर इज समथिंग नोन एज अ CMT। लिखो, लिखने तो पहले मुझे हंसाओ मत। ठीक है, CMT, CMT, CTM। ठीक है, शायद मैंने उल्टा लिख दिया, रुको, CTM, CMT, CMT। ठीक है, अब देखो there's a normal and this one is for your isothermal and this one is for inversion। माइनस 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 सब समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, एंड गाइस दिस इज अ केस फॉर योर क्लाइंबिंग। ठीक है, दिस इज अ केस फॉर योर क्लाइंबिंग, डिसेंड के लिए जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, डिसेंड में क्या करोगे आप, डिसेंड में इधर प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस माइनस माइनस। सो सी 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 टी एम टी एम एम टी। ठीक है, तो देखो दिस इज फॉर डिसेंडिंग। अब देखो ये क्या ट्रिक क्या कहती है, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। सपोज यू आर क्लाइंबिंग एंड you have kept the CAS to be constant, calibrated airspeed to be constant, then what will happen to your TAS and Mach number। अब देखो इसने बोल दिया इसको कांस्टेंट रखना है, तो ये दोनों के इधर क्या है, प्लस है, सो Mach एंड TAS विल इंक्रीज, सिंपल। अब मान लो उसने बोल दिया इफ यू आर इन इन्वर्जन लेयर, ओके, इफ यू आर इन इन्वर्जन लेयर एंड यू आर क्लाइंबिंग एंड यू आर कीपिंग योर Mach number constant, Mach number constant रख दिया, then your CAS will decrease, your TAS will increase। ठीक है, so this is a trick। Similarly just goes opposite, will solve the questions based on this trick as well। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, समझ लो इसको, काम की चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। अब सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, मार्क मीटर में से न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। कैलकुलेट विदाउट यूजिंग अ कंप्यूटर द ऑल्टीट्यूड इन द JSA एटमॉस्फेयर। देखो JSA क्या होता है, जेट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, इसका लैप्स होता है 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। ठीक है, एट विच टैस ऑफ 450 नॉट्स कोरस्पॉन्ड्स टू मैक नंबर 80। अब देखो कुछ भी नहीं करना, मैक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, टैस अपॉन LSS। अब ये क्या कह रहा है हमें कि आपको कैलकुलेट विदाउट यूजिंग कंप्यूटर ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, कर लेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैक नंबर की वैल्यू दे रखी है 0.80, टैस हमें पता है 450 नॉट्स, व्हाट वी नीड टू फाइंड दिस LSS का फॉर्मूला क्या होता है 58.95 रूट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आएगा तो ऑल्टीट्यूड अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द लैप्स रेट। तो देखो जस्ट डू दिस
एंड सॉल्व दिस बेसिक मैथ्स इक्वेशन, और इसको भी आप यहाँ ले आओ, ठीक है। 450 0.80 multiplied by 38.95 and use this simple equation using your scientific calculators. Take out your scientific calculators and solve this equation. So 450 divided by 0.80 multiplied by 38.9. Solve it guys, solve it guys. ठीक है, मेरे साथ solve करो. So this root of t will give me 14.44, which is 14.4. ठीक है. So just do a square root 14.4 का square root, ठीक है, क्योंकि ये root था तो उधर जाके square root हो गया. So 14.44 multiplied by 14.44, which is very very close to 209. ठीक है, 208.51 आ रहा है, तो आई एम टेकिंग इट 209. अब देखो 209 के ये केल्विन है. अब समझो ये आपका टेम्परेचर केल्विन में है. अब यही टेम्परेचर को अगर मैं वो कर दूँ, क्या मेरा फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल्स टू C प्लस 273. सो आई जस्ट डू दिस, C इज इक्वल्स टू K माइनस 273. सो इट इज 209 माइनस 273. तो देखो टेम्परेचर कितना आ गया सेल्सियस में, विच इज 209 माइनस 273, विच इज नेगेटिव ऑफ 64. अब देखो नेगेटिव ऑफ 64 विच इज योर दिस टेम्परेचर. अब ये जो टेम्परेचर है कहाँ पर होगा चीफ, 64 है. अब देखो मेरा लैब स्टेट क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट. ठीक है, अब ये एक्चुअल टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट का. अगर मैं लैब स्टेट कंसिडर करूँ, सो समवेयर अप्रॉक्स फ्लाइट लेवल 320. सो इट्स आंसर इज फ्लाइट लेवल 320. ठीक है, सो दिस इज द solving of this question. Now let's move to the next question. Let me erase all this. अब देखो at flight level 350 with a JSA deviation of -12, डेविएशन दे रखा है. ठीक है, आपको टेस्ट फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है. डेविएशन दे रखा है एट फ्लाइट लेवल 350. देखो ISA डेविएशन या JSA डेविएशन क्या होता है, डेविएशन नथिंग बट it's just a difference between your actual temperature and ISA temperature. So actual temperature minus ISA temperature. ठीक है, तो देखो एट फ्लाइट लेवल 350 विद JSA डेविएशन ऑफ -12, मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल टेम्परेचर चाहिए, तभी तो मैं टेस्ट फाइंड कर पाऊंगा. सो लेट इट बी x. ISA डेविएशन मुझे कितना दे रखा है, -12. आई नीड टू फाइंड दिस ISA टेम्परेचर. ISA टेम्परेचर कितना होगा यार, देखो सिंपल सी बात है, 15 डिग्री सेल्सियस एट मीन सी लेवल माइनस 35,000 है. तो 35,000 है तो कर लो भाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 35, so which is -70 and this. तो देखो 15 माइनस दिस -70. देखो 15 में से 1 सेकंड रुको, 10 सेकंड ज़्यादा तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे नहीं बता रहा हूँ तुम्हें. फ्लाइट लेवल 350. ठीक है, फ्लाइट लेवल 350 है. ग्राउंड पे कितना होगा, ग्राउंड पे क्या होगा टेम्परेचर, 15 डिग्री सेल्सियस एज पर ISA कंडीशंस, 15 डिग्री. ठीक है, एंड उसमें से आप कम कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. सो फ्लाइट लेवल 350 पे कितना हो गया, -70. सो 15 में से अगर 70 गए विच इज -55. सो टेम्परेचर विल बी -55. So write this -55 temperature here. If you write this -55 temperature here, then what you'll do, you'll just x, ये प्लस हो जाएगा तो इधर जाएगा अगेन -12, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस होके इधर ये यहाँ आ जाएगा. सो -12 माइनस माइनस प्लस, तो इधर आके -55. सो विच इज गिविंग यू माइनस का 67. ठीक है, -67. So again solve this -67 plus 273 to find the temperature in kelvins. So just do this simple equation. So it is 206. अभी 206 आया है. ठीक है, अब देखो अब तो सब कुछ सॉल्व हो ही गया है. मैक नंबर दे रखा है आपको 0.78. टैस आपके पास है विच इज़ योर कितना टैस आपको फाइंड करना है, लेट इट बी एक्स. एंड LSS विच इज़ 38.95. रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज़ 206.
So just solve this simple equation and you'll get your answer. So 0.78 multiplied by 38.95 multiplied by root of 206. So this will give you 436 knots and that is your answer. सिंपल. देखो देखने में लग रहा है कि कितना मुश्किल क्वेश्चन है, बट बहुत सिंपल है. फिर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, देन एवरीथिंग विल फॉल इन योर प्लेस. ठीक है. अब देखो, नाउ लेट्स डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसके बारे में बात कर रहे थे, CTM CMT CMT वाले. ठीक है. इसको याद करने की ट्रिक क्या है? CTM CMT CMT, CTM CMT CMT, CTM CMT CMT, ऐसे 4 बार बोल लो. ठीक है, आंख बंद करके 4 बार बोल लो, याद हो जाएगा. When climbing at a constant Mach number below the tropopause through an inversion के थ्रू फ्लाई करो आप, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अगेन फर्स्ट राइट CTM CMT CMT माइनस 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 प्लस प्लस प्लस. ये देखो, ये होता है आपका नॉर्मल, ये होता है आपका आइसो, ये होता है आपका इन्वर्जन. ठीक है. अब ये बात हो रही है आपकी इन्वर्जन की, मतलब इस केस की बात हो रही है. अब आप मैक नंबर कांस्टेंट रख दिया है, मैक नंबर कांस्टेंट रख दिया तो कैश क्या होगा? कैश विल डिक्रीज एंड टैश विल इंक्रीज. सो कैश विल डिक्रीज एंड टैश विल इंक्रीज. सॉर्ट इट. सिंपल है यार, क्यों टेंशन लेते हो? एरर्स टू विच मैक मीटर आर सब्जेक्टेड. देखो मैंने पहले बोला था सिर्फ 3 एरर होते हैं. बताओ कौन कौन से? इंस्ट्रूमेंट एरर, प्रेशर एरर एंड maneuver induced error. So instrument error, position error, pressure is same thing, and maneuver induced error. So its answer is bravo. ठीक है. Mach meter gives an indication of Mach number by measuring the ratio. कितना टफ क्वेश्चन आ गया. रेशियो किसका होता है? डायनेमिक और स्टैटिक. So its answer is delta. Mach number is flying at flight level क्या यार, सही में मेंटल स्टेबिलिटी की 12 बज रखी है. Aircraft is flying at flight level 350 with JSA deviation of positive of 8. Okay. Mach number is this JSA deviation फाइंड करना है कुल मिलाकर. देखो ये क्वेश्चन ना मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ. आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशंस, आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू. ठीक है. देखो आपको दे रखा है जेएसए डेविएशन. अगेन डेविएशन दिया हुआ है, यहाँ से आप फाइंड कर लोगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ऑल्टीट्यूड पता है, सब पता है, जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया था वहाँ से. अब मैक नंबर गिवन है, टैस गिवन है. ठीक है. तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ ही जाएगा आपके पास. अब वो आ जाएगा तो देखो आपको अगेन निकालना है डेविएशन. ठीक है. रुको सॉल्व कर ही देता हूँ यार मैं, तुम फालतू में, थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है. ठीक है. टू बी ऑनेस्ट. सो एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट फ्लाइट लेवल 350 with JSA deviation of positive of 8. ठीक है. डेविएशन इज क्या होता है? एक्चुअल माइनस JSA ISA. मैं ISA लेता हूँ भाई. ठीक है. सो मैक नंबर है, टैस गिवन है. ठीक है. और गिवन क्या क्या है? मैक नंबर दे रखा है 0.83. सो आई विल राइट इट एज 485 एंड यहाँ से मैं LSS फाइंड कर लूँगा. सो LSS इज 485 0.83. ठीक है. मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, टेंशन मत लो. कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं कर रहा मैं. 38.95 रूट ऑफ टेम्परेचर 485 0.83. सो रूट ऑफ टेम्परेचर इज 485 38.95 multiply by 0.83. Just solve this equation and find the value of this t. Okay. So 485 और क्या हुआ? 485 आ गया है डिवाइडेड बाय 38.95 मल्टीप्लाई बाय 0.83. ठीक है. सो रूट ऑफ टेम्परेचर कुछ आ रहा है 15.002. सो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 225 केल्विन. तो ये एक अभी टेम्परेचर आ गया है. ठीक है. अब उसने बोला कि हमने मैक नंबर और टैस्क को रखा है कांस्टेंट. ठीक है. बट फ्लाइट लेवल चेंज हुआ है. अब देखो फ्लाइट लेवल जब चेंज हुआ है ना, विच इज फ्लाइट लेवल 300. अब फ्लाइट लेवल क्या है इसका? 300. तो फ्लाइट लेवल जब 300 है तो इसका ISA टेम्परेचर निकालो आप, क्योंकि एक्चुअल वन तो है हमारे पास. एंड विल कैलकुलेट द ISA वन. तो ISA टेम्परेचर कैसे निकालोगे आप? 15 माइनस ये 60. ठीक है. क्योंकि 15 माइनस 60 इज योर वो टेम्परेचर वो वाला.
2 डिग्री सेल्सियस से जो लैब से जो हमने कैलकुलेट करा है वो वाला, सो -45. नो कन्वर्ट दिस इनटू केल्विन्स, सो -45 + 273, सो कितना आ रहा है, -45 + 273 विच इज 228. ठीक है, अब देखो डेविएशन निकालना है, एक्चुअल है, देखो ये ISA वाला आ गया, ये एक्चुअल है, सो 225 - 228 जिस -3, एंड दिस इज़ वेरी अप्रॉक्सीमेट्स वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ और कम आई थी, तो PF और ज़्यादा क्या कम कुछ हुआ था, तो इसके आप अप्रॉक्सीमेट आंसर्स को फाइंड करोगे. ठीक है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर इज -2, सो इट्स आंसर इज ब्रावो, -2. ठीक है, अब मैक मीटर इज मेड अप ऑफ, मैक मीटर किससे बना है भाई, मैंने पहले ही बताया था, एक ASI है, सिंपल सा ASI है, उसमें हमने ऑल्टीट्यूड का कैप्सूल लगा दिया, सो एन ASI विथ एन ऑल्टीट्यूड कैप्सूल. So this is all guys for this lecture, and in this lecture we have covered your VSI and map meter with important questions with complete theory, and I hope you understand. And by this we have covered your all pressure instruments, and now we'll move to the gyroscopes and your magnetism. Okay, so that's all guys, don't forget to like, subscribe and share. Bye bye, take care.